नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DN झा ऑफिशियल में। साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती सक्षमता परीक्षा प्रधानाध्यापक बहाली सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक SCRT के वर्ग 8 के इतिहास की पुस्तक के अध्याय 7 की विवेचना आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूं। आप अंत तक इस वीडियो को देखें। ये आपकी जो तैयारियां हैं उसे काफ़ी मजबूती प्रदान करेगी। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा, अर्थात ब्रिटिश शासन में हमारे देश में शिक्षा की क्या स्थिति थी उसकी चर्चा हम आज के अपने इस क्लास में करेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे। पिछले कुछ अध्यायों में आप जान चुके हैं कि अंग्रेजी शासन के कारण भारतीय लोगों के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में किस तरह के परिवर्तन आए। यहाँ आप जानेंगे कि अंग्रेजों द्वारा भारत में पहले से प्रचलित शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा जो भी बदलाव किए गए उसके पीछे कुछ कारण अवश्य रहे होंगे। शासन व्यवस्था द्वारा किए जाने वाले किसी काम के पीछे भी कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। इस बात को आप वर्तमान सरकार के कार्यों से भी समझ सकते हैं। जैसे आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ आपको मुफ्त किताब, स्कूल ड्रेस और दोपहर का खाना मिलता होगा। सरकार का यह काम आपको स्कूल से जुड़े रखने के लिए मुख्यतः किया गया है। ठीक इसी तरह अंग्रेजों द्वारा भारत में शिक्षा के क्षेत्र में जो भी नई बात लाई गई उसके कारण और उद्देश्य को आप इस पाठ में जान पाएंगे। तो साथियों, यहाँ ये बताया जा रहा है कि अंग्रेजी शासन के कारण भारत के लोगों के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन आए। इसी सिलसिले में शिक्षा में भी परिवर्तन आया। जो प्रचलित शिक्षा व्यवस्था थी भारत में उसमें बदलाव आया और उसके पीछे भी कुछ उद्देश्य था। तो इसके क्या कारण थे शिक्षा व्यवस्था में बदलाव के, और इन बदलाव के पीछे ब्रिटिश शासन का क्या उद्देश्य था, इन्हीं बातों को आप इस अध्याय में, इस चैप्टर में जानेंगे। अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे? अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे? अंग्रेजों ने अपने शासन के पहले 60 वर्षों के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी नया काम नहीं किया। भारत में जैसे लोग पढ़ते थे, जिस प्रकार के स्कूल और पाठ्यक्रम थे, उसे वैसे ही रहने दिया गया। यहाँ के लोगों को अपने देश के लोगों की तरह पढ़ाने का उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। 1781 में कोलकाता में स्थापित मदरसा और बनारस में स्थापित संस्कृत कॉलेज इसके अपवाद थे। इन दोनों संस्थाओं को हिंदू और मुसलमानों में प्रचलित कानूनों और परंपराओं को समझने के लिए स्थापित किया गया था। अंग्रेज उन परंपराओं को इसलिए जानना चाहते थे ताकि भारत में शासन चलाना आसान हो जाए। इसका एक उद्देश्य यह भी था कि कंपनी द्वारा भारत में जो अदालतें बनाई गई थी, जिसमें भारतीय लोगों से जुड़े मुकदमे सुने जाते थे, उनके लिए कुछ जानकार लोग उन्हें आसानी से मिल जाए। तब आप यह सोचेंगे कि फिर आखिर क्या हुआ कि अंग्रेज भारतीय शिक्षा में परिवर्तन करने के लिए बाध्य हो गए। असल में उस समय कई ऐसे अंग्रेज अधिकारी और कर्मचारी थे जो भारतीय साहित्य, धर्म, दर्शन और संस्कृति को पूरी तरह जानना चाहते थे। इसके पीछे उनकी इस क्षेत्र में रुचि महत्वपूर्ण थी, न कि शासन का उद्देश्य। इन लोगों में विलियम जोन्स प्रमुख थे। इस तरह के लोग जब से भारत आए थे तभी से यहाँ प्रचलित भाषाओं को सीख रहे थे, जिनमें फारसी और संस्कृत प्रमुख भाषा थी। वे जानते थे कि इन्हीं दो भाषाओं में अधिकांश पुस्तकें लिखी गई है, जिसमें भारत की संस्कृति और सभ्यता परंपरा की पूरी जानकारी है। फारसी और संस्कृत को सीखकर वे भारतीय पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद भी कर रहे थे। इसी क्रम में कालिदास रचित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ गीता, मनुस्मृति, पंचतंत्र, हितोपदेश आदि पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। जोन्स साहब ने अपने इस काम को व्यवस्थित करने के लिए कलकत्ता में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक संस्था को भी स्थापित किया। इस संस्था से समय समय पर पत्रिका भी निकाली जाती थी, जिसमें प्राचीन भारतीय परंपराओं और अच्छाइयों की चर्चा होती थी। यहाँ तस्वीर है साथियों। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि विलियम जोन्स द्वारा भारत के प्रति आदर और सम्मान का भाव अपने मन में रखते थे। विलियम जोन्स जो कि एक अंग्रेज थे, लेकिन वो भारत के प्रति आदर और सम्मान का भाव अपने मन में रखते थे। वे मानते थे कि प्राचीन काल में भारत अपने वैभव के शिखर पर था। भारत की श्रेष्ठता को जानना है तो उस समय लिखे जाने वाले महान भारतीय ग्रंथों जैसे वेद, उपनिषद, स्मृति, धर्मसूत्र, इनके विषय में आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं, को पढ़ना जरूरी है।
उनका मानना था कि अगर भारत में एक बेहतर अंग्रेजी शासन कायम करना है तो इन ग्रंथों को पढ़ना और समझना आवश्यक होगा। विलियम जोन्स के इस विचार ने उस समय बहुत सारे अंग्रेजों को जो भारत में कार्यरत थे भारतीय अतीत को जानने के लिए प्रेरित किया। भारत में जोन्स की तरह विचार रखने वाले अंग्रेजों की एक बड़ी संख्या हो गई जो भारतीय ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा देने की मांग अंग्रेजी सरकार से करने लगी। इसी तरह के विचार और प्रयासों ने अंग्रेजी सरकार पर शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम करने के लिए दबाव बनाया। इसी के तहत 1813 में ब्रिटिश संसद में बनने वाले एक कानून को आप देख सकते हैं। इस कानून में यह कहा गया कि अंग्रेजी सरकार प्रति वर्ष 1 लाख रुपया भारत में शिक्षा क्षेत्र में कार्य करेगी। इस कानून के लिए एक महत्वपूर्ण कारक यह भी था कि इस समय तक भारत में अंग्रेजी शासन का क्षेत्र काफ़ी फैल चुका था। इस बड़े क्षेत्र पर शासन संचालन के लिए कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या की आवश्यकता थी। इतने लोग इंग्लैंड से नहीं आ सकते थे। सरकार को भारत में ही कर्मचारियों को तैयार करना था, अतः शासन के लायक काम के लिए उन्हें शिक्षित करना आवश्यक था। यह भारत में अभी तक प्रचलित शिक्षा से पूरा नहीं हो पाता। इस बात ने भी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करने को अंग्रेजी सरकार को बाध्य किया। भारत में प्रचलित शिक्षा क्यों अंग्रेजों के लिए शासन कार्य हेतु उपयोगी नहीं थी, इसे आप इसी पाठ में आगे जानेंगे। तो साथियों, इस बहुत लंबा पैराग्राफ है और इसमें आप देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ को समझते हैं। मदरसा। मदरसा एक शैक्षणिक संस्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है। शैक्षणिक संस्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है। यह स्कूल कॉलेज के समान संस्था है जहां बच्चे पढ़ते हैं। अब यहाँ से हम महत्वपूर्ण बिंदु के अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे। तो भारत में पहले 60 वर्षों में अंग्रेजों ने शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। पहला काम जो आप देखेंगे कि 1781 में कलकत्ता में मदरसा और बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई और ये दोनों अपवाद थे और इनके पीछे उद्देश्य ये था कि मदरसा और संस्कृत कॉलेज में जो हिंदुओं और मुसलमानों में प्रचलित कानून है, परंपरा है, इसको समझने के लिए इसे स्थापित किया गया था ताकि भारत में उसे शासन चलाने में आसानी हो। वो उनकी जो परंपराएं हैं उसे जान सके। जो मुकदमे भारतीय लोगों से जुड़े हुए मुकदमे जहां सुने जाते थे वहां पर इसके जानकार लोग मिल जाए ताकि वो न्याय सम्मत धर्म सम्मत जो बात हो उसके अनुसार न्याय कर सके। लेकिन आगे ऐसा क्या हुआ कि अंग्रेज भारतीय शिक्षा में परिवर्तन करने के लिए बाध्य हो गए। तो इसमें एक बात तो ये थी कि उस समय विलियम जोन्स नाम का एक व्यक्ति था जो भारतीय संस्कृति और शिक्षा के प्रति वो काफ़ी उनका रुझान था, वो उसमें रुचि लेते थे, वो जानना चाहते थे। और ऐसे व्यक्तियों का एक वर्ग बन गया जो मुख्य रूप से, चूंकि भारत में जो दो मुख्य धर्म थे उस समय, इस्लाम और हिंदू, तो इस्लाम धर्म को जानने के लिए उसके सारे ग्रंथ फारसी भाषा में थे और हिंदू धर्म के जो ग्रंथ थे वो संस्कृत भाषा में थे। तो इन दोनों भाषा को जानकर ही वो इन दोनों के संस्कृति को जान सकते थे। तो जो उस समय अधिकांश जो पुस्तक थी उसका संस्कृत और फारसी में लिखी पुस्तकों का अनुवाद अंग्रेजी में होना शुरू हुआ। इसी क्रम में कालिदास द्वारा रचित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है, हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ गीता है, मनुस्मृति, पंचतंत्र, हितोपदेश, इन सभी का अनुवाद किया गया। जोन्स साहब ने इस काम को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नामक एक संस्था बनाया। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक संस्था विलियम जोन्स साहब ने स्थापित की 1784 में और भारतीय ज्ञान विज्ञान को व्यवस्थित रूप से समझने के लिए। वहाँ पर समय समय पर पत्रिका भी निकाली जाती थी जिसमें भारतीय परंपराओं और अच्छाइयों की चर्चा होती थी। यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये विलियम जोन्स फारसी भाषा सीख रहे हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का ये तस्वीर दिखाया गया है। अब जो आप आगे देखेंगे तो उसमें अब दूसरा जो आवश्यकता क्या था। अब अंग्रेज जब भारत में अपना विस्तार 1813 ईस्वी तक काफ़ी कर चुका था, तब उसमें जो भारत में जो विलियम जोन्स की तरह सोच रखने वाले, जो भारतीय ज्ञान विज्ञान के प्रति जो थोड़ा अच्छा भाव रखते थे, ऐसे लोगों की एक संख्या बन गई और वो सब भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर जोर देने के लिए वहाँ पर ब्रिटिश में आवाज़ें बुलंद होने लगी। और भारत में भी अब अंग्रेज़ों का विस्तार हो चुका था चूँकि, तो उसको बहुत बड़ी संख्या में नौकरों की आवश्यकता थी,
कर्मचारियों की आवश्यकता थी और सभी को ब्रिटेन से लाना काफ़ी महंगा हो सकता था। इन सब उद्देश्यों से 1813 में ब्रिटिश संसद में एक कानून बना और उसमें भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये का बजट दिया गया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था भारत में अंग्रेजी शिक्षा के विस्तार का। अब आगे देखते हैं शिक्षा नीति संबंधी विवाद। शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करने के लिए पैसा तो मिल गया, लेकिन अब सवाल यह था कि उसे खर्च किस रूप में किया जाए। कुछ अंग्रेज विद्वानों का कहना था कि इस पैसों को भारतीय विद्या और ज्ञान के प्रसार में खर्च करना चाहिए। इन लोगों पर जोन्स महोदय का प्रभाव था। यह वर्ग कहता था कि भारतीयों को उनकी भाषा में ही पढ़ाया जाए, इससे कर्मचारियों की आपूर्ति भी हो जाएगी, साथ ही भारत की परंपरा को भी जानने में सहायता मिलेगी। ये दोनों बात भारत में अंग्रेजी शासन को मजबूत और अस्थायी बनाएगी। इसके विपरीत अंग्रेजों का एक बड़ा वर्ग इस बात की आलोचना कर रहा था। इन लोगों का कहना था कि भारतीय शास्त्र अवैज्ञानिक और गलत सूचनाओं से भरे हुए हैं, इसलिए इतना पैसा इन पुरातन भारतीय शिक्षा पर खर्च करना मूर्खता है। इस मत के प्रमुख विचारक जेम्स मिल और मैकाले थे। इन लोगों का मानना था कि भारतीयों को व्यावहारिक जीवन की शिक्षा देनी चाहिए। उन्हें यह बताना आवश्यक है कि इंग्लैंड एवं अन्य यूरोपीय देश किस प्रकार वैज्ञानिक एवं तकनीकी सफलता हासिल कर सके। इस विवाद में एक खास बात यह उभर कर आई कि उस समय के कुछ जागरूक भारतीयों, जिनमें राजा राम मोहन राय प्रमुख थे, ने भी इंग्लैंड में प्रचलित शिक्षा का ही भारत में प्रसार करने की वकालत की। इन भारतीयों का भी मानना था कि भारत की प्रगति इसी शिक्षा के माध्यम से संभव है। राजा राममोहन राय लगातार इस मत का प्रचार करते रहे। विवाद में मैकाले ने अपना पक्ष अर्थात वैज्ञानिक एवं तकनीक शिक्षा का प्रसार काफ़ी मजबूती से रखा। इस शिक्षा के लिए भाषा के रूप में अंग्रेजी को प्रमुख बताया। वह कहते थे कि अंग्रेजी भाषा पढ़ने से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठ जानकारी मिल पाएगी। मैकाले के मत को ही अंततः अंग्रेजी सरकार ने मान लिया। 1835 में इसी के आधार पर एक अधिनियम पारित किया गया। इसे ही आधुनिक शिक्षा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम होगा तथा भारतीय भाषाओं और उनमें दी जाने वाली शिक्षा को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा। स्कूल स्तर की शिक्षा के स्वरूप को पहले वाले रूप में छोड़ दिया गया। फिर भी स्कूली पाठ्य पुस्तकों की भी अंग्रेजी में छपाई होने लगी। इस तरह भारत में पहली बार लोगों के लिए एक नई शिक्षा व्यवस्था शुरू की गई। साथियों, इस जो टॉपिक के अंदर आपने देखा कि इसमें जो मत थे, शिक्षा नीति संबंधी जो विवाद था, तो उसमें दो गुट थे। पहला, विलियम जोन्स महोदय के प्रभाव से प्रभावित जो लोग थे, वह चाहता था कि भारतीयों को उन्हीं की भाषा में शिक्षा देनी चाहिए। इससे हमें भारतीय ज्ञान विज्ञान को भी समझने का मौका मिलेगा और साथ ही साथ हमें कर्मचारी की भी आपूर्ति हो जाएगी। इसके विपरीत एक वर्ग थे जो भारतीय शिक्षा की आलोचना करते थे, उस पद्धति की। इसमें जेम्स मिल और मैकाले थे। वो मानते थे कि भारतीय शिक्षा जो है ना, पुरातन भारतीय शिक्षा जो है वो मूर्खतापूर्ण है और इसमें ज़्यादा जो व्यावहारिक बातें नहीं है, तो भारतीयों को व्यावहारिक शिक्षा देनी चाहिए। इस मत के जो पुरजोर समर्थन देने वाले थे, इस मत को लागू करने वाले जो सोच थे, उसमें जेम्स मिल और मैकाले थे। और भारत की तरफ से राजा राम मोहन राय भी चाहते थे कि भारत को अंग्रेजी जो शिक्षा पद्धति है उसी माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए, ताकि भारतीयों में नए ज्ञान विज्ञान का प्रचलन हो सके। तो इस तरह से अंततः मैकाले को सफलता मिली और 1835 में इसी के आधार पर एक नया अधिनियम पारित किया गया। इसे ही आधुनिक शिक्षा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। और जो स्कूल की शिक्षा व्यवस्था थी, उसको तो प्रारंभिक स्तर पर ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की गई, फिर भी बहुत सारे पुस्तकों की छपाई अंग्रेजी माध्यम में की गई। लेकिन जो उच्च शिक्षा था उसमें अंग्रेजी को ही प्रधानता दी गई और अंग्रेजी माध्यम में ही शिक्षा प्रदान की गई। तो साथियों, कैसा लग रहा है ये वीडियो, आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, ताकि हमें भी लगे कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, उसमें क्या सुधार करनी चाहिए, और इस तरह से हम उसमें सुधार करते हुए आपके बीच फिर से एक नए रूप में अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो शेष टॉपिक है उसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।